वेलकम एवरीवन, मैं हूं प्रतीक्षा। गाइस 2010 के अंदर एक बहुत ही अमेजिंग मूवी आई थी जिसके अंदर आज की टेक्नोलॉजी से तो कहीं ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी उसी वक्त दिखा दी गई थी। उस मूवी का नाम ट्रोन था, जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में सारे रोबोटिक्स, सारी ग्रिड टेक्नोलॉजी, प्रोग्रामिंग, बहुत सारी चीजें दिखाई गई थी कि कैसे किसी प्रोग्रामिंग के अंदर अगर कोई इंसान चला जाता है तो उसके बाद का क्या सिनेरियो हो सकता है। 2010 में आई वो मूवी अब तक की सबसे लाजवाब मूवीज के अंदर है, जो साईफाई के सेगमेंट के अंदर बहुत ज्यादा टॉप करती है। उसी मूवी को फॉलो करते हुए लगभग 16 साल बाद में यानी कि 2026 के अंदर ये मूवी आई है जिसका नाम है ट्रोन एरिस। काफी सारा रेफरेंस 2010 की मूवी से लिया गया है क्योंकि कनेक्टिविटी है 2010 की मूवी से। लेकिन अगर आपने 2010 की मूवी नहीं देखी यानी कि फर्स्ट पार्ट, और अगर आप डायरेक्ट इसे देखते हैं, थोड़ा सा कंटिन्यूटी मिसिंग लगेगी, लेकिन इतनी भी मिसिंग नहीं लगेगी। आप इसे स्टैंड अलोन मूवी भी देख सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपका फर्स्ट पार्ट देखना जरूरी है। ये काफी सारी साईफाई चीजों से भरी हुई मूवी है जिसके अंदर बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग का यूज किया गया है, और कह सकते हैं कि हमने ऐसी मूवीज पहले भी देखी है जहाँ से कोई प्रोग्राम निकल के बाहर आ गया है। एआई वर्ल्ड से निकल के एआई ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है कि उसने प्रोग्राम के अंदर से निकाल के जो भी यानी उसने चीज बनाई है वो रियल वर्ल्ड के अंदर आ गई है और उसमें जान भी फूंक दी गई है। तो इस पूरी कहानी के अंदर यही चीजें हैं। मूवी की स्टार्टिंग के अंदर हमें सबसे पहले 1982 वाला सीन दिखाया जाता है, केविन फ्लिन। अब असल के अंदर गाइज ये ट्रॉन फर्स्ट मूवी का जो मेन कैरेक्टर था वो था केविन फ्लिन। तो उसने काफी सारी चीजें बनाई थी, गेम्स बनाए थे ट्रोन और इसी के साथ में और भी चीजें। उसके बाद में केविन जो है वो गायब हो गया था, तो उसने एक कंपनी भी बनाई थी जिसका नाम एनकॉम था। प्रेजेंट के अंदर टाइम आता है 2025 का, जिसके अंदर एनकॉम मूवी के साथ में एक और कॉम्पिटिटर आया है जिसका नाम डिलिंजर्स है। डिलिंजर्स को बनाने वाला आदमी और कोई नहीं बल्कि एनकॉम कंपनी के अंदर काम करने वाला ही एक एम्प्लॉय था जिसका नाम एड था। अब इनके जो बच्चे हैं यानी कि इस एड का जो पोता बन के आया है उसका नाम जूलियन है, वही इस कंपनी को यानी कि डिलिंजर को चला रहा है। और इसी के साथ में एनकॉम कंपनी के जो मालिक थे यानी कि केविन जिसने एनकॉम कंपनी को बनाया था, तो उनकी भी डॉटर्स है जिनका नाम था ईव और टेसिकिम। ये दोनों लड़कियां अब एनकॉम को चलाती है। मार्केट के अंदर अब एआई को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत भयंकर वाला कंपटीशन चल रहा था। अब चीजें यहाँ तक बढ़ गई थी कि अगर ये कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं तो वो ग्रिड बनने के बाद में उसे अगर बाहर लाया जा रहा है लेजर के थ्रू, तो वो जिंदा भी हो सकता है और वो चीजें इंसानों के काम भी आ सकती है। मानिए कि इतनी भयंकर चीज कि कोई कंप्यूटर से निकल के बाहर आ जाए और उस चीज के अंदर जान भी हो, तो सोचिए वो चीज कितनी खतरनाक हो सकती है। हम देखते हैं कि जूलियन ने एक प्रोग्राम बनाया है, यानी कि मेन कैरेक्टर आप जूलियन से समझिएगा कि जूलियन एक ऐसा लड़का है जो कि डिलिंजर कंपनी का मालिक है, और उसने एक ऐसा प्रोग्राम बना दिया है जिसके अंदर एक मास्टर प्रोग्राम को बनाया गया है। इस प्रोग्राम का नाम एरिस रखा गया है, जो कि अभी उसके सारे के सारे मिशंस को फॉलो करता रहेगा। बाहर की दुनिया से जूलियन बस उसे ऑर्डर दे रहा है एक कोड के जरिए, और एरियस को सारी बातें समझनी है। दूसरी तरफ हम ईव को देखते हैं जो कि अपने एक कलीग के साथ में अपने फादर के बनाए हुए स्टेशन पे गई थी, अलास्का में बना हुआ स्टेशन, क्योंकि उसे एक ऐसा कोड चाहिए था जो कि बाहर आने वाली लेजर बीम्स को किसी भी इंसानियत के अंदर बदल सके, उसके अंदर असली की जान आ सके, वो एक परमानेंट चीज हो जाए। तो उसे एक परमानेंट कोड चाहिए था। उसकी बहन जो कि उसकी बड़ी बहन थी किम, उसने भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम किया था, लेकिन कभी भी उसे परमानेंट कोड नहीं मिला था। लेकिन इस बार ईव ने अपने इस स्टेशन के ऊपर काम किया और उसने परमानेंट कोड को क्रैक कर लिया। यानी कि अब जो एक टाइमिंग थी 29 मिनट की, जिसके अंदर कोई भी बाहर आई हुई चीज, कोड के किसी भी प्रोग्राम से बाहर आई हुई चीज 29 मिनट में जो खत्म हो जाती थी, डिसॉल्व हो जाती थी, अब वो चीज परमानेंट रह सकती है। हम यहाँ पे जूलियन को देखते हैं जिसने अपनी सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और अपने यहाँ पे जितने भी स्पॉन्सर्स खड़े थे उन सबको अपना एक नायाब नमूना दिखाया। उसने एरिस को बाहर निकाला और साथ ही में कुछ बड़ी बड़ी सी मशीन्स भी बनाई। एरिस इतना ज्यादा एडवांस था कि वो वहाँ पे खड़े हुए लोगों की एक सेकंड में पूरी लाइफ की हिस्ट्री भी बता सकता था। इसी के साथ में बड़ी बड़ी मशीनें भी बनाई गई जो कि वॉर के अंदर काम आ सकती थी। जितने भी स्पॉन्सर थे वो जूलियन के इस काम से बड़े ही ज्यादा खुश थे और साथ ही में उसे स्पॉन्सर भी करना चाहते थे कि जितना जल्दी हो सके वो वॉर के लिए काफी सारे सोल्जर्स को तैयार कर दे। एरिस ने पहली बार यहाँ पे लोगों के साथ में इमोशंस और इसी के साथ में बारिश को फील किया था। और एरिस जो कि एक प्रोग्राम है, उसने अपने अंदर कोई नए नए चेंजेस देखे थे। सारे स्पॉन्सर्स के जाने के बाद में जूलियन की जो माँ है जिसका नाम एलिजाबेथ है, वो जूलियन को समझाती है और कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपनी प्रॉब्लम बतानी चाहिए थी, तुम्हें उन्हें इतना भी ज्यादा विश्वास नहीं दिलाना चाहिए था। असल के अंदर जूलियन ने अभी तक भी परमानेंट कोड को क्रैक नहीं किया था कि 29 मिनट के बाद में भी ये सब जितनी भी चीजें बाहर आई है वो जिंदा रह पाएगी या नहीं रह पाएगी। जूलियन को खुद में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था और वो खुद की माँ से लड़ लेता है इस बात को लेकर कि वो इस परमानेंट कोड को कभी न कभी निकाल ही देगा, और हम यहाँ पे एरिस को डिस्ट्रॉय होते हुए देखते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खूबी की बात ये थी कि अगर ये प्रोग्राम डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो वापस से अपने ही ग्रिड में जाके जिंदा भी हो जाएंगे। जूलियन ने उन प्रोग्राम्स को वापस से जिंदा भी कर लिया। यहाँ पे हम अलास्का के अंदर ही देख रहे थे कि ईव और सेथ ने मिलके एक ऑरेंज ट्री को बनाया था। उस ऑरेंज ट्री को बनाने के बाद में उसका वेट किया गया, 29 मिनट हो गए, उसके बाद तक में भी वो ऑरेंज ट्री वैसा का वैसा रहा। इसका मतलब है कि अगर इंसानियत के लिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा तो सोचिए कितनी अच्छी चीज होगी कि हम कुछ भी चीज बना सकते हैं। जिसके बाद हम एरिस को देखते हैं और जूलियन ने उसे एक नया कमांड दिया था। सबसे पहले तो लॉयल्टी का कमांड कि एरिस को कुछ भी करके बस जूलियन के सारी चीजों को फॉलो करना है, उसके
ऑर्डर्स को पूरा करना है। यहाँ ईव अपना काम खत्म करके वापस से एनकॉम की तरफ आ रही थी, क्योंकि उसे जब परमानेंट कोड मिल चुका था तो वो इस पूरी चीज को अप्लाई करने वाली थी। उसी के साथ उसका एक और कलीग था जिसका नाम अजय था, वो उसे सारी चीजें बताने वाली थी। अजय उसका वेट कर रहा था कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आ जाओ, हमें कॉन्फ्रेंस रखना है और इसी के साथ में सारी चीजें ऑफिशियल भी करनी है। इनको परमानेंट कोड चाहिए था, इसी चक्कर में उसने सोचा है कि वो एनकॉम के अंदर हैकिंग करेगा। हैकिंग करने के बाद में वो अपने ग्रिड में से जितने भी वायरस है वो एनकॉम के अंदर भेजेगा और उसके बाद में जो डेटा है वहां से परमानेंट कोड को निकाल लेगा, क्योंकि उसे लगा था कि जो ईव है यानी कि उसकी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर, उसके पास में जरूर परमानेंट कोड होगा ही होगा। इसी चक्कर के अंदर वो अपनी ग्रिड्स के अंदर से जो अपनी प्रोग्राम है यानी कि एरिस और उसकी पूरी की पूरी एक टीम को ले जाकर सीधा एनकॉम के डेटाबेस के अंदर डाल देता है। अब इसका मतलब ये था कि अगर किसी प्रोग्राम के अंदर किसी भी तरीके की हैकिंग जाएगी तो वो प्रोग्राम आपस के अंदर फाइट करने की कोशिश करेगा। जैसे कि अगर हम लोगों की भी पीसी के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है या कोई हैक करने की कोशिश करता है तो एक बार के लिए हमारा फायरवॉल उससे फाइट करता ही करता है। तो सेम चीजें बिल्कुल यहाँ पे भी दिखाई गई है। ये कोई असली इंसान या फिर कोई असली सोल्जर्स नहीं थे, बल्कि ग्रिड के अंदर रहने वाले सिस्टम थे, प्रोग्रामिंग सिस्टम थे। एरिस ने काफी सारे डेटा को एनालाइज कर लिया था और उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम था ईव के डेटा को एनालाइज करना। तो ईव की ऑलमोस्ट सारी डेटा को उसने स्कैन कर लिया था, कह सकते हैं कि घोट के पी लिया था। अब तक यहाँ पे एनकॉम के सिस्टम के जितना भी फायरवॉल और जितनी भी उसकी टीम थी आ जाती है फाइट करने के लिए। एरिस अपने सारे के सारे सोल्जर्स को लेके यहाँ से भागने लगता है। उसे जितना डेटा की जरूरत थी उसने वो सारी चीजें ले ली थी, लेकिन जाने से पहले उसका खुद का एक सोल्जर काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था, उसका फ्रेंड इंजर्ड हो गया था, लेकिन जूलियन ने उसके ऊपर बिल्कुल भी नरमी नहीं दिखाई। एरिस अपने उस प्रोग्राम को साथ नहीं लेके जा पाया और एरिस ने उस सारे के सारे प्रोग्राम को वहीं ब्लास्ट कर दिया। इससे हुआ ये कि एनकॉम का जितना भी सिस्टम था वो करप्ट हो गया, सारी की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस और इसी के साथ में एनकॉम के जितने भी सिस्टम थे, जितनी भी चीजें चल रही थी वो सब ठप पड़ जाती है, क्योंकि एक तरीके से उनका फायरवॉल जो था वो ब्रेक हो चुका था, उसमें से डेटा ट्रांसफर हो चुका था। ये सब कुछ जूलियन ने करा था। अब यहाँ पे मेन काम था ईव को ढूंढने का, क्योंकि ईव के पास में परमानेंट कोड आ चुका है तो उसे बाहर के वर्ल्ड में ढूंढना है। ये बात जब अजय को पता चलती है कि उनका फायरवॉल टूट चुका है और उनके अंदर बहुत भयंकर वाला वायरस आ चुका है और ये सब कुछ और किसी ने नहीं बल्कि डिलिंजर के जूलियन ने करा है, क्योंकि उसे परमानेंट कोड चाहिए। तो ईव को कुछ भी करके अपनी सेफ्टी करनी है और यहाँ पे आना ही नहीं है। हम देखते हैं कि एरिस पूरे टाइम ईव की सारी मेमोरीज को रिकॉल करने लगता है, उसकी सारी चीजों को देखने लगता है। कह सकते हैं कि वो उसे थोड़ी बहुत पसंद आने लगी थी। अब यहाँ पे जूलियन जो है वो एरिस को बाहर बुलाता है और इसी के साथ में उसे ऑर्डर देता है कि जाके सीधा ईव को उठा के यहाँ पे ले आओ। इसी के साथ में उसकी एक और फ्रेंड को बनाता है जिसका नाम अथेना था। इन दोनों को भेजा जाता है। इसी के साथ में इन्हें बाइक्स भी दी जाती है। इनके पास सिर्फ और सिर्फ 29 मिनट्स थे। इसके अंदर इन्हें ईव को ढूंढना भी है, उसके अंदर से परमानेंट कोड को अपने साथ भी ले आना है। अगर वो नहीं मानती तो सीधा का सीधा उसे ही उठा के ले आना है। यहाँ पे बहुत ही गजब का एक फाइट सीक्वेंस दिखाया जाता है जहाँ पे ईव भी बाहर निकल चुकी थी, वो खुद की जान बचाने के लिए बाइक पे भाग रही थी। साथ ही में यहाँ पे एरिस और अथेना थे जो कि प्रोग्रामिंग सिस्टम थे, एक कंप्यूटर से निकल के आए हुए प्रोग्राम थे और वो अपनी लेजर लाइट से पूरे शहर को बर्बाद कर रहे थे, गाड़ियों को काट रहे थे, हर जगह तबाही मच रही थी। इधर उधर रास्ता घुमाते घुमाते ईव भी बहुत गजब की गाड़ी चला रही थी। एक वक्त ऐसा आता है जब उसने अथेना को बहुत गंदा वाला चकमा दे दिया था। वो एक पार्किंग के अंदर चली गई थी और उसने इवन अथेना की ही बाइक चुरा ली थी, अथेना को काफी ज्यादा डैमेज कर दिया था, लेकिन फिर भी एरिस ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था। एक ब्रिज पे जाके उसने उसे कैप्चर कर लिया था। तभी ऊपर से जूलियन उड़ता हुआ आता है। उसके पास एक ऐसी मशीन थी जिससे कि वो किसी भी इंसान को ग्रिड के अंदर भेज सकता है। जूलियन ने ईव को अपने ही ग्रिड के अंदर खींच लिया था। अथेना और एरिस का 29 मिनट का टाइम खत्म हो गया था और वो वहीं पे डिसॉल्व हो गए थे। यहाँ पे ये बात जब जूलियन की माँ को पता चलता है कि उसने एनकॉम की सबसे बड़ी मालकिन यानी कि ईव को ही गायब कर दिया है और ईव को वो नुकसान भी पहुंचाना चाहता है, तो वो अपने बेटे को बहुत मना करती है कि जूलियन ये सब चीजें करना गलत है, तुम इससे कभी भी परमानेंट कोड नहीं पा पाओगे और अगर तुम्हें वो मिल भी गया तो तुम ये बहुत गलत तरीके से चीजें कर रहे हो। लेकिन जूलियन को वो परमानेंट कोड चाहिए ही था, उसे खुद का एक्सपेरिमेंट साबित करना ही था, खुद की बनाई हुई चीजों को बाहर रियल वर्ल्ड में लाना ही था। जूलियन के ग्रिड के अंदर ईव पहुंच चुकी थी, एक प्रोग्राम के जैसे पहुंची थी वो। उसे जैसे ही खुद का स्केल दिया जाता है वैसे ही वो जिंदा हो जाती है और उसे कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर वो किस जगह पे है। एरिस उसे सब कुछ समझाता है कि वो एक ग्रिड के अंदर आया है, अगर वो अपना परमानेंट कोड दे देगी तो फिर उसे छोड़ दिया जाएगा, लेकिन वो कहती है कि उसने परमानेंट कोड को तोड़ दिया है और पानी में डाल दिया है। एरिस कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर तुमने उसे एक बार देख लिया तो तुम्हारे दिमाग के अंदर चला गया है, हम उसे आराम से निकाल सकते हैं। जूलियन का ऑर्डर यही था कि ईव को भले मारना भी पड़े तो भी उसे मार दो, लेकिन परमानेंट कोड उसे चाहिए ही चाहिए। अब यहाँ पे अथेना भी खड़ी थी और इसी वक्त एरिस को लगने लगता है कि ईव को आखिर मरना क्यों चाहिए, आखिर वो मरेगी तो क्यों मरेगी। इसीलिए वो जूलियन की बात नहीं मानता है और अपने साथ में ईव को साइड में लेके जाता है और उसके बाद में उसे कहता है कि देखो यहाँ पे तुम्हें सब मारने के लिए तैयार है, परमानेंट कोड अगर तुम मुझे दे दोगी तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ से बचा के बाहर ले जाऊंगा। अब ईव को समझ नहीं आता है कि एरिस जो कि एक सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम है वो उसकी जान क्यों बचा रहा है और जान बचा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ उसे ही जिंदा क्यों होना है। ईव को इस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आता। अथेना को थोड़ा बहुत डाउट हो ही चुका था कि आखिर एरिस ऐसे कैसे कर सकता है, अगर जूलियन ने यानी कि जो बॉस है उसने ऑर्डर्स दिए हैं तो फिर ईव को आखिर मारा क्यों नहीं जा रहा है। इसीलिए वो जूलियन से पूछने जाती है तो जूलियन ने यहाँ पे जो अपना मास्टर गार्ड था वो चेंज कर दिया था। अब उसने अथेना को कह दिया था कि तुम्हें मेरे ऑर्डर्स को पूरा करना है और कुछ भी करके
परमानेंट कोड लेकर आना है। अथेना ने ये बात मान ली और वो सीधा एरियस के पास जाती है, लेकिन तब तक एरियस और ईव के बीच में डील हो चुकी थी, इसीलिए उसने उस पूरी जगह पे छेद करके सीधा वो नीचे जंप करता है पानी के अंदर। और फिर यहाँ पे एक बहुत ही गजब का फाइट सीक्वेंस शुरू हो जाता है, जहाँ पे ये भागे जा रहे हैं इस पूरी प्रोग्रामिंग ग्रिड के अंदर। ईव को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो इस जगह पे क्या कर रही है और ये इतनी बड़ी जगह कैसे बन गई है। एरियस को इस जगह के चप्पे चप्पे के बारे में पता था। वो यहाँ की बाइक उठाता है, अपनी सुपर बाइक चलाता है और उसके बाद में भागने की कोशिश करता है। अथेना और उसके साथ में जितने भी और प्रोग्राम्स थे वो एरिस को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी एरिस को पता था कि आखिर इस टेक्नोलॉजी से बाहर कैसे आया जा सकता है, इसीलिए उसने ग्रिड के उस हिस्से के अंदर चलना शुरू कर दिया जहाँ से ये सीधा रियल वर्ल्ड के अंदर आ सकते हैं। वहाँ से स्कैनिंग के थ्रू ये सीधा जूलियन के लैब के अंदर आ जाते हैं, वहाँ से स्कैन होते हैं और डायरेक्ट बाहर निकल आते हैं। जूलियन को समझ में आ गया था कि उसने जो प्रोग्राम बनाया था यानी कि मास्टर प्रोग्राम एरिस, उसने उसके साथ में धोखाधड़ी कर दी है। आखिर कोई प्रोग्राम कैसे किसी इमोशंस के पीछे इतना बड़ा धोखा कर सकता है, उसे ये समझने में भी बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। लेकिन बात अभी ये थी कि एरियस को ईव के साथ में जाके परमानेंट कोड को लेना था, जिससे कि एरिस जो है वो एक असली इंसान के अंदर बदल सके, क्योंकि 29 मिनट के बाद में उसका टाइमर खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे ये दोनों गाड़ी के अंदर बैठे हैं। एरियस जो है वो पहले से ही ईव को काफी ज्यादा पसंद करता था, उसके बारे में काफी सारी चीजें जानता था। पीछे से जूलियन बहुत ज्यादा दिमाग खराब होने के कारण सीधा अथेना को बाहर बुलाता है, उसे अच्छे से गैजेट्स देता है और उसे कह देता है कि कुछ भी करके ईव को वापस लेकर आना है, उसमें से परमानेंट कोड चाहिए। यहाँ पे ईव ने काफी सारी तैयारियां कर ली थी, अपने ऑफिस के अंदर कॉल कर दिया था और लेजर मशीन तैयार करवा दी थी कि वो परमानेंट कोड डाल के अभी के अभी एरिस को परमानेंट कर देगी। लेकिन ऑफिस तक पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए वो किसी दूसरी जगह पे सारे सिस्टम को मंगवाना चाहती थी, लेकिन वो भी चीजें पॉसिबल नहीं है। इसलिए वो सबसे पहले एक शॉपिंग मॉल में जाके गाड़ी वगैरह चेंज करते हैं ताकि ये काफी तेज स्पीड से सीधा ऑफिस की तरफ पहुंच सके। यहाँ पे हम एरिस को देखते हैं जो कि अब तक ईव के लिए काफी ज्यादा चीजें फील कर चुका था, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोग्राम होने के बावजूद। एरिस फटाफट से अपने कलीग सेथ के साथ में सीधा ऑफिस के अंदर पहुंचती है, अपनी सारी मशीन्स वगैरह को स्टार्ट करती है, क्योंकि इस वक्त बस उसे एरिस को परमानेंट कोड के साथ में परमानेंट करना था। तब यहाँ पे इन सबको पता चलता है कि जो जूलियन है उसने काफी सारे लोगों को भेज दिया है ईव को वापस लाने के लिए, और इन सबको लीड करने के लिए और कोई नहीं बल्कि अथेना आई है, जो कि बहुत बड़े से सिस्टम को अपने साथ लेकर आई है। अगर उस चीज ने यहाँ पे अटैक करा तो यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। तब यहाँ पे एरिस और ईव के बीच में यही बात होती है कि बाय चांस अगर ईव को कुछ हो जाता है तो एरिस को वो किसी दूसरे प्रोग्राम के अंदर डाल देगी जहाँ पे उसे परमानेंट कोड मिल सकता है। वो प्रोग्राम और कोई नहीं बल्कि केविन फ्लिन का बनाया हुआ गेम था। केविन गाइस 2010 का सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, जिसने ये सारी दुनिया बनाई थी, पूरा जाल तंत्र वगैरह ये सारी चीजें बनाई थी। तो अगर उसके अंदर जाया जाएगा तो वहाँ से जरूर उसे परमानेंट कोड मिल जाएगा। ये बात पहले से ईव को पता थी। और तब तक यहाँ पे एलिजाबेथ भी आ जाती है, जो कि बहुत गंदा वाला अटैक कर देती है। उसे बस ईव चाहिए थी, जो मशीन एरिस को कन्वर्ट कर सकती थी परमानेंट के अंदर, उस मशीन को भी तोड़ दिया जाता है। अथेना के साथ में काफी ज्यादा फाइट वगैरह होती है। कुछ ही देर के अंदर यहाँ पे पानी गिरने लग जाता है, क्योंकि इस पूरे ऑफिस के अंदर आग वगैरह लग गई थी। अथेना के लिए भी पानी का इमोशन पहला इमोशन था, इसी चक्कर में उसके ऑलमोस्ट 29 मिनट्स खत्म हो जाते हैं और वो वहीं पे पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, वहीं पे गिर जाती है। अब अच्छी चीज ये होती है कि वहाँ पे उसकी गन रह जाती है। ईव के दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर इस गन को कनेक्ट करा जाए और इसके अंदर अगर हम हमारे वायरस को फैला दे तो हो सकता है कि जूलियन का जो पूरा का पूरा सिस्टम है यानी कि डिलिंजर का जो ग्रिड है उसे ही बर्बाद कर दिया जाएगा, उसके अंदर वायरस घुसा दिया जाएगा, तो वो पूरा का पूरा सिस्टम ही बंद हो जाएगा। सब अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। ईव सबसे पहले अपनी जान बचाने के लिए निकलती है ताकि वो बाकियों का ध्यान भटका सके। इतनी देर में वो पीछे अपने कलीग्स को कहती है कि इस मशीन को कनेक्ट करो और डिलिंजर के सिस्टम के अंदर वायरस डालो। और यहाँ पे जो एरिस है वो निकल जाता है केविन के बनाए हुए असली गेम के अंदर, जो फर्स्ट नंबर पे जो गेम बना था जिसके अंदर शायद परमानेंट कोड उसे मिल सकता था। अब वो अंदर जाता है तो वो गेम स्टार्ट हो जाता है और वहीं पे उसे बाइक और शील्ड वगैरह मिलना शुरू हो जाती है। यहाँ पे अथेना ने खुद को वापस बना लिया था और जूलियन भी अब तो डरा हुआ था कि आखिर अथेना बार बार के अंदर कैसे खुद को बना रही है। अब तक यहाँ पे जूलियन की माँ आ जाती है और अपनी बेटी जूलियन को कहती है कि तुम्हें प्रोग्राम अभी के अभी बंद करना पड़ेगा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या, ये सब चीजें चल क्या रही है। अथेना जो खुद एक प्रोग्राम थी और वो ऑर्डर फॉलो करने की पीछे इतनी ज्यादा पागल हो गई थी कि उसे ह्यूमंस के बारे में पता ही नहीं था कि उन्हें जिंदा छोड़ना होता है या मारना होता है, और वो जूलियन की माँ को मार देती है। साथ ही में जूलियन को भी अल्टीमेटम दे देती है कि अगर आप मेरे रास्ते के बीच में आए तो मैं आपको भी मार सकती हूँ, क्योंकि ये मेरे ऑर्डर्स हैं कि मुझे ईव को यहाँ पे लाना है और परमानेंट कोड चाहिए। जूलियन बहुत बुरी तरीके से डर चुका था कि उसकी बनाई हुई चीजें उसी के ऊपर भारी पड़ गई है। उसने जो सिस्टम बनाए थे वो लोगों की मदद के लिए बनाए थे या फिर किसी भी चीज के लिए बनाए थे, लेकिन वो चीजें यानी कि वो प्रोग्राम्स आज उसे ही मारने पे तुले हैं। जिसके बाद हम एरिस को देखते हैं। अब वो सीधा इस प्रोग्राम के अंदर जाता है यानी कि गेमिंग के अंदर जाता है, तो उसे बहुत ही भयंकर वाली चीज दिखती है। मेरे लिए तो गाइस ये बहुत भयंकर वाली चीज है, क्योंकि यहाँ पे हम 2010 के जो केविन फ्लिन थे उन्हें देखते हैं। असल के अंदर तो वो कब के मर चुके थे, लेकिन जो उनकी प्रोग्रामिंग है, जो उनके क्लोन्स हैं, वो अभी भी वहाँ पे घूम रहे हैं और कह सकते हैं कि अभी भी इस पूरी चीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एक वही है जिनके पास में परमानेंट कोड था, उनके साथ में काफी अच्छी बातचीत चलती रहती है एरिस की कि आखिर तुम यहाँ पे कैसे आए। एरिस ने खुद को पूरी तरीके से प्रूव कर दिया था कि वो कैसे एक इंसान के अंदर बदलना चाहता है। उसके अंदर इमोशंस आ गए, उसने बारिश देखी, वो ईव से मिला, उसे ईव के लिए इमोशंस आए, काफी सारी चीजें। यहाँ पे अथेना जिंदा होके वापस से खुद के 29 मिनट्स को लेकर सीधा ईव को पकड़ने
पकड़ने के लिए चली गई थी। अब तक ईव ने अपने सारे दोस्तों को डिलिंजर के अंदर घुसने के लिए मशीन कनेक्ट करवा दी थी और उसके बाद में वो ध्यान भटकाने के लिए यहाँ से भाग जाती है, क्योंकि अब तक अथेना एक बहुत बड़ा शिप लेकर आई थी जिससे कि वो ऑलमोस्ट इस पूरी जगह को बर्बाद कर सकती थी, बहुत इजीली बर्बाद कर सकती थी। यहाँ पे एरिस ने केविन का दिल जीत लिया था और उनसे ऑलमोस्ट परमानेंट कोड ले ही लिया था, क्योंकि एरिस ने विश्वास दिलाया था केविन को कि वो एक ह्यूमन बन सकता है, भले ही वो एक प्रोग्राम है। और केविन भी इस बात को मान चुके थे कि हाँ, एरिस एक इंसान बन पाएगा क्योंकि उसके अंदर ऐसे इमोशंस जग चुके हैं। ये कोई डिफॉल्ट नहीं है, बल्कि प्रोग्रामों के अंदर ऐसी चीजें डाली गई थी, इमोशंस डाले गए थे। क्योंकि केविन ने भी जब 2010 वाली मूवी बनाई थी तो उसमें उसने ये बताया था कि उसने अपने बनाए हुए सिस्टम्स के अंदर इमोशंस डाले हैं। हालांकि वो चीजें बाहर नहीं आई थी, प्रोग्राम के अंदर ही थी, लेकिन ये वाले जो एरिस और इस तरीके के प्रोग्राम है ये तो सीधा बाहर आ गए हैं। यहाँ जूलियन देखता है कि उसकी माँ को मार दिया गया है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि अब आखिर वो क्या करेगा। वो अथेना का बस वेट कर रहा था कि अगर परमानेंट कोड आ गया तो वो सारी चीजों को ठीक कर देगा। ईव अपनी जान बचाने के लिए बाहर की तरफ निकल जाती है। अथेना उसका हर जगह इंतजार कर रही थी, हर जगह से उसे ट्रैप करने की कोशिश कर रही थी और भी न जाने उसने कितने सारे प्रोग्राम्स निकाल दिए थे जो कि बाइक लेके पूरे शहर में अफरा तफरी कर रहे थे और बस ईव को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। ईव आखिरकार ट्रैप हो जाती है, उसे बहुत सारी लेजर्स के अंदर बांध दिया जाता है और ये लेजर्स इतनी भयंकर थी कि किसी भी चीज को आर पार करके काट दे। और ईव को अभी पता भी नहीं था कि अब आखिर वो करेगी तो क्या करेगी। यहाँ पे हम एरिस को देखते हैं जिसने केविन से परमानेंट कोड लेके वो सीधा अर्थ पे आ गया था, क्योंकि इस परमानेंट कोड के थ्रू एरिस जो की है वो जिंदा हो सकता है। अब वो सीधा उसी जगह से निकलता है जहाँ से केविन का बहुत पुराना वाला स्टूडियो था, वो गेम पार्लर जहाँ पे केविन ने अपनी सारी की सारी मशीनें रख रखी थी। केविन एरिस के पास इस वक्त परमानेंट कोड था और साथ ही में अपना ब्लेड भी था, जिसके थ्रू अब वो इंसानी दुनिया में पहुंच गया था, वो भी परमानेंट होके, यानी कि वो 29 मिनट्स के अंदर खत्म नहीं होगा बल्कि जिंदा रहेगा। अथेना यहाँ पे ऑलमोस्ट ईव को जान से मारने वाली थी, लेकिन इतनी ही देर में यहाँ पे एरिस आ जाता है, जिसके बाद तो इन सब की फिर से फाइट होनी शुरू हो जाती है। ईव की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, अथेना और एरिस के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है। अब एरिस जब परमानेंट हो चुका था तो अथेना उसे कहती है कि तुम तो परमानेंट हो चुके हो, आखिर अब हमारी बारी है, अब हम परमानेंट होंगे। लेकिन एरिस उसे मना करता है कि नहीं, ये गलत चीज है, तुम लोग बस एक प्रोग्राम हो जो कि बस एक चीज को फॉलो कर रहे हो, ऑर्डर को फॉलो कर रहे हो, इसके पीछे न जाने कितनी सारी चीजें गलत हो सकती है। अब तक ईव के जितने भी कलीग्स थे उन सब ने मिलकर डिलिंजर के नेटवर्क के अंदर वायरस डाल दिए थे। इसी चक्कर के अंदर सारे डेटा को जब हैक कर लिया गया था, सारे प्रोग्राम्स को जब हैक कर लिया गया था, तो आराम से इस सिस्टम को भी रोक लिया गया था। जो अथेना है उसके 29 मिनट्स भी एक वक्त के लिए तो पूरे हो ही गए थे और इसी के साथ में अब वो वापस ना जनरेट हो, वापस ना बने, इस चीज को भी फिक्स कर दिया गया था। यानी कि सारी की सारी जो मशीन्स वगैरह हैं उन सबको बंद कर दिया गया था, उनके ऑर्डर्स वापस ले लिए गए थे। अथेना और एरिस का एक लास्ट का सीक्वेंस दिखाया जाता है जहाँ पे ये दोनों एक तरीके से दोस्त थे और बस यही कहना चाह रहे थे कि अथेना ने तो अपने मास्टर के ऑर्डर्स फॉलो करे हैं, जबकि एरिस का कहना था कि नहीं, हमें वो चीजें नहीं करनी चाहिए थी, वो चीजें बिल्कुल गलत थी। यहाँ पे जूलियन को पता चल गया था कि भाई उसका तो एकदम किस्सा खत्म है, उसकी कंपनी के अंदर वायरस घुस चुका है और अब तो उसे पकड़ने के लिए हैंड टू हैंड काफी सारी पुलिस वगैरह भी आने वाली है। तो उसने क्योंकि बहुत सारे गलत काम करे थे तो उसने खुद की जान बचाने के लिए वापस ये लेजर लाइट स्टार्ट करी और खुद को अपनी ही कंपनी के ग्रिड के अंदर डाल दिया ताकि वो गायब हो जाए, ताकि वो छुप जाए। बाहर निकलने का रास्ता तो वो बाद में भी निकाल सकता है। जूलियन को जब लोग पकड़ने के लिए आते हैं तो जूलियन वहाँ पे नहीं था, बल्कि वहाँ पे सिर्फ उसकी माँ थी जो कि मर गई थी। यहाँ पे हम ईव को देखते हैं जो कि एरिस के साथ में थी। एरिस जो कि अब इंसान बन चुका था और ईव की काफी सारी चीजों को सीख चुका था कि ईव किस तरीके से रहती है और उसने इंसानियत को कैसे जिया है, तो अब वो भी बिल्कुल वैसा ही बनना चाहता था। इसी के साथ में इनका एक बहन बहन का भी सीन था कि ईव ने ये सारी चीजें अपनी बहन किम के लिए करी थी, क्योंकि किम ये सारी चीजें करते करते मर गई, लेकिन कभी भी उसे परमानेंट कोड नहीं मिल पाया, उसे कोई बीमारी थी। लेकिन अब जाके ईव ने सबका सपना पूरा कर दिया है और वो इस टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करेगी, जिसके बाद में सीन काफी समय बाद का शिफ्ट हो जाता है। ईव इस परमानेंट कोड का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रही थी, नई नई चीजें बना रही थी, बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट कर रही थी और साथ ही में जो एरिस है जो कि एक प्रोग्राम था वो बाहर निकल चुका है, इंसान में तो बदल ही चुका था, वो नई नई चीजों को एक्सप्लोर कर रहा है और वो आगे जाके ईव से जरूर मिलेगा। लेकिन मूवी के लास्ट के अंदर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम जूलियन को देखते हैं जो कि अपने ही ग्रिड के अंदर पहुंच चुका था और वहाँ पे जैसे वो अपनी लेजर से मिलता है, जैसे वो अपनी ब्लेड को टच करता है तो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाता है, उसे बहुत ज्यादा पेन होता है और ऐसा लगता है कि मानो वो एक तरीके से अमर हो गया है, क्योंकि अब वो था तो इंसान लेकिन अपने ग्रिड में चला गया, तो वो एक प्रोग्राम बन गया है। तो सोचो उसे भी तो गुस्सा आएगा, वो जरूर कोई ना कोई बदला लेने के लिए आएगा। तो हो सकता है ट्रोन की आगे जाके कोई ना कोई मूवी जरूर आए। तो गाइज मैं तो वेट करूंगी, क्योंकि ट्रोन की जो सीरीज है उसकी मूवीज बहुत ज्यादा अमेजिंग होती है, बहुत ज्यादा अमेजिंग। तो आप सभी लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में, तब तक के लिए टाटा।